हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास जो है डेली चलेगी। अब आपको ये प्रैक्टिस सेट की क्लास है और आपको ये प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको डेली मिलेगी 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक ना। इसमें जो है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के मतलब कि प्रश्नों को रखा गया है और ये जो प्रश्न है वो पूरे विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण सहित हल किए गए हैं। मतलब कि इस प्रश्नों को विस्तार से हल किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ देखिए। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है। ए शोरसैनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी मागधी अपभ्रंश और डी महाराष्ट्र अपभ्रंश। तो क्वेश्चन में पहला का क्या सही होगा। क्वेश्चन में पहला क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश। क्या है मागधी अपभ्रंश। देखिए, अगर मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसकी उपभाषा क्या है। मागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो है बिहारी। बिहारी है ना, बिहारी भाषा इसकी है। और जब बिहारी उपभाषा है तो इसकी बोली कौन सी है। बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी है, तो वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली। कौन कौन सी है, भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। तो मैथिली किस में है, इसी में है ना, मागधी अपभ्रंश में। तो ऑप्शन बी सही है पहले का। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ए 347, बी 348, सी 343 और डी 345। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343। आगे लिखा है, देखिए कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी को प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए लिखा है यहाँ पे, अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा क्या भाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मतलब पूछ देगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। तो 8वीं अनुसूची में। तो वो 22 भाषा कौन कौन से उसको देख लेते हैं। असमिया है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ध्यान दीजिएगा, इसमें ना भोजपुरी है ना इंग्लिश है, ठीक ना। मतलब बहुत सी इसमें भाषाएं नहीं है, लेकिन बहुत लोग को मतलब कि ये भ्रम रहता है कि शायद अंग्रेजी होगी चाहे भोजपुरी होगी, लेकिन ये दोनों नहीं है, ठीक ना। दोनों नहीं है, भोजपुरी नहीं, मैथिली है, भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की। ए सी राजगोपालचारी, बी महात्मा गांधी, सी मोटूरी सत्यनारायण और डी विनोबा भावे। मोटूरी सत्यनारायण और विनोबा भावे। तो 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
महात्मा गांधी। देखिए लिखा है यहाँ पे, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की स्थापना मद्रास के गोखले हॉल में डॉक्टर सीपी रामास्वामी की अध्यक्षता में सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने की। इसका पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। इसका पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली और डी बघेली। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो देखिए इसमें से जो बघेली बोली है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं, ये पूर्वी हिंदी की है। ये किस हिंदी की? ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है ये बघेली। ठीक, अब बाकी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी, एक बार फिर से हम रिपीट करवा देते हैं। खड़ी बोली है, ब्रजभाषा, हरियाणवी एवं बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। देखो यहाँ ब्रज दिया है, ब्रज भी है, अरे सॉरी ब्रज है, खड़ी बोली है और बुंदेली है और हरियाणवी एवं बांगरू है और कन्नौजी है। ठीक, ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? देखिए अभी पहले ही बताए हैं, अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया ना। तो इनमें से कौन सी नहीं है? ए अवधी, बी बघेली और सी छत्तीसगढ़ी और डी मालवी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? देखो अगर पूर्वी हिंदी का पूछे तो आप लोग बस इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ए बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कभी पूर्वी हिंदी का और पूछे कि पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी भी है, बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी भी है, लेकिन मालवी जो है ये नहीं है। तो इसलिए 5वां का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे लिखा भी है कि मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है। मालवी कहाँ की है? वो राजस्थानी भाषा की उपबोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थान के नाम से बोलते हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। तो ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ए बिहार, बी ब्रज क्षेत्र में, सी उड़ीसा और डी बंगाल। ब्रज बोली है, ये ब्रज नहीं है, ब्रज बोली है। बोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो 6 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में। बंगाल में आगे लिखा भी है, ब्रज बोली बंगाल की एक उपबोली है। ये क्या है? बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली और डी ब्रज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवहट। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट भाषा की रचना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि विद्यापति, अगर विद्यापति की बात करें 1350 से लेके 1450 की रचनाएं तथा भाषा।
मतलब विद्यापति 1350 से लेकर 1450 इनकी रचनाएं तथा भाषा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो कौन कौन सी रचना है। तो संस्कृत में कौन सी रचना है? संस्कृत में है इनकी विद्यापति की शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत। ये इनकी क्या है? ये इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। अगर इनकी अवहट की रचनाएं बात करें विद्यापति की, तो अवहट में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। मैथिली में अगर बात करें, मैथिली भाषा में अगर इनकी बात करें रचनाओं की, तो उसमें आते पदावली, गोरख विजय जो नाटक है। गोरख विजय का गद्य भाग जो है संस्कृत में, गोरख विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि गोरख विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है और जो पद्य भाग है वह मैथिली में है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, और डी मंजन। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो 8 के आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल रहमान ने। लिखा है कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मदत्त रास ग्रंथ है। मतलब कि जो अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है वो क्या है? पहला धर्मोत्तर रास है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। संदेश रासक किस भाषा में लिखा गया है? अवहट भाषा में लिखा गया है। देश भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। मतलब कि देसी भाषा में जो किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? वो है संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक क्या एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की रचना की एक वियोगिनी की विरह की कथा का वर्णित है। संदेश रासक में क्या है? देखो संदेश रासक तो पहले है धर्मोत्तर रास ग्रंथ है, यह अवहट भाषा में लिखा गया है। यह मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रासक, ठीक। और संदेश रासक एक खंड काव्य है। और संदेश रासक में क्या है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है। क्या एक विरह काव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ माना है, जबकि मंजन एवं कुतुबन की भाषा जो है अवधी है। मंजन की भाषा और कुतुबन की भाषा क्या है? अवधी है। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। और अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इनकी भाषा क्या है? एक खड़ी बोली है और हिंदवी है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसके पास है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, और डी मध्वाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। देखो उत्तर भारत में रामानंद ने कवि आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक किया, परंतु इसी प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मतलब रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, सहजवाई किस भाषा की रचना है? ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी ज्ञानाश्रय शाखा, और डी प्रेमाश्रय शाखा। सहजवाई किस भाषा की रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो वह है ज्ञानाश्रय शाखा, ऑप्शन सी सही है।
सहजबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। सहजबाई की प्रमुख रचनाएं गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश है। दयाबाई और सहजबाई संत चरणदास की शिष्य थी। दयाबाई और सहजबाई संत चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहन थी। दोनों क्या थी? चचेरी बहन। सन 1962 ईस्वी में सहजबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? ए रूप गोस्वामी, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ और डी माधवाचार्य। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूप गोस्वामी। 11 का देखो, उज्ज्वल नीलमणि की अगर बात करें तो इसके ग्रंथकार रूप गोस्वामी है। पूर्व मीमांसा भाष्य है, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य है। यह किसके? यह वल्लभाचार्य की है। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। अणु भाष्य जो है वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। किसने पूरा किया? विठलनाथ ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 12, दायन चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन जो है वो किस कवि की रचना है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन और मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। देखो, चंदायन की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1379 ईस्वी और इसके ग्रंथकार कौन है? वो है मुल्ला दाऊद। ये अवधी भाषा में है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। मृगावती की अगर बात करें तो 1503 ईस्वी। किसका है? कुतुबन का है। अवधी भाषा में ये भी है। मधुमालती की अगर बात करें 1545 ईस्वी। मंझन का है, ये भी अवधी भाषा में है। और पद्मावती की अगर बात करें 1545 ईस्वी। जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी में ये भी प्रकाशित हुआ था। ये सभी रचनाएं सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों का प्रेम प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। ये सभी रचनाएं जो है वो सूफी प्रेम मार्गी शाखाओं के कवियों का प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ए सरस्वती में, बी आनंद कादम्बनी में, सी सुदर्शन और डी हिंदी प्रदीप। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो वो किया गया है ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका में। लिखा है कि हिंदी साहित्य के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 ईस्वी में हुई थी। 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। सरस्वती पत्रिका का जो स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुआ था काशी में। कब? 1900 में। और इसकी जो मतलब ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? चिंतामणि के द्वारा। किसके द्वारा? चिंतामणि के द्वारा शुरू किया गया था। सरस्वती पत्रिका स्थापना का काशी में कौन से सन में? सन 1900 ईस्वी में। किसने इसकी स्थापना की थी? तो चिंतामणि घोष ने। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। उसके बाद जो है वो कहाँ से प्रकाशित होने लगी? इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। देखो, 1900 में तो चिंतामणि घोष थे, लेकिन सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद और डी इलाहाबाद। कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किस नगर से होता था? तो वो होता था हैदराबाद से। ऑप्शन बी सही है 14 का। लिखा है कि कल्पना दक्षिण भारत में हिंदी का मुख्य पत्रिका है।
जिसका प्रकाशन सन 1949 ईस्वी से हैदराबाद से होता था। कल्पना का प्रारंभ आरेंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक बद्री विशाल पित्ती थे। इसके संस्थापक कौन थे? बद्री विशाल पित्ती थे। क्वेश्चन नंबर 15 में कि माध्यम पत्रिका का संपादन कौन है? ए सत्यप्रकाश मिश्र, बी नंद किशोर नवल, सी काशीनाथ सिंह और डी रविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 15 में कि माध्यमिक पत्रिका का संपादक कौन है? तो कौन है? तो वह है सत्यप्रकाश मिश्र। ऑप्शन ए सही है 15 का। देखो माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र हैं, जो मासिक और प्रयाग त्रैमासिक है। मासिक और क्या है? प्रयाग त्रैमासिक। देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष 1964 है। सॉरी मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे, 1964 प्रकाशन वर्ष। अगर नया ज्ञानोदय की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 2002 है। नया ज्ञानोदय पत्रिका का संपादक कौन है? वो है रविंद्र कालिया हैं। यह भी मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। कसौटी की अगर बात करें तो कसौटी पत्रिका की तो यह जो है 1991, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1991 है। इसके संस्थापक हैं नंद किशोर नवल। ये त्रैमासिक पत्रिका थी, ये पटना से प्रकाशित होती थी। देखो माध्यम 1964 में मासिक त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राव थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में कि किस लेखक ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी हेमंतवती देवी और डी सत्यवती मलिक। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। छायावाद युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार 1972 ईस्वी नामक रेखाचित्र लिखा, जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पक्षी नीलकंठ, मोर, गिल्लू, गिलहरी, सोना जो हिरण का नाम रहता है, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला और राजी कुतिया, रानी घोड़ी आदि का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कि वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? ए नायिका वेद, बी श्रृंगार, सी नीति और डी भक्ति। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? तो वह है नीति। ऑप्शन सी सही है 17 का। वृंद सत्सई की रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीतिपरक रचना है, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। जिसमें नीति के कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी मुकुटधर पांडे और डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो 18 के आंसर क्या होगा? 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चित्राधारा किसकी रचना है? तो वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। देखो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की अगर बात करें तो इनका जो जन्मकाल था 1889 से लेकर 1937 तक। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह तथा उनका अनुक्रम उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910, प्रभुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913,
प्रेम पथिक 1914, महाराणा की महत्व 1914 और चित्राधार 1918। देखो चित्राधार है ना, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमाइन 1935। इनकी काव्य संग्रह तथा उनके अनुक्रम है। देखो रामनाथ त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो इनका जो जीवन काल था 1889 लेकर 1962 था। इनके काव्य संग्रह एवं उनका अनुक्रम की अगर बात करें तो मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। मुकुटधर पांडे अगर इनकी बात करें तो 1895 से 1984 और इनके काव्य संग्रह में एवं उनका अनुक्रम है आंसू, उद्गार है, पूजा फूल है, कानन कुसुम है, ठीक है ना। रामेश्वर शुक्ल अंचल की अगर बात करें तो इनका जो है 1915 से 1996 तक जीवन काल। इनके काव्य संग्रह में एवं उनका अनुक्रम मधुलिका है 1938, अपराजिता है 1939, किरणवेला 1941, करील 1942, लाल चुना 1944 और वर्षांत के बादल। ठीक, यह रामेश्वर शुक्ल अंचल की प्रमुख काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ए 1880, बी 1857 और सी 1873 और डी 1860। तो भारतेंदु के अनुसार जो हिंदी नई चाल में कब ढली तो वो ढली थी 1873 में। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे लिखा भी है कि भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। यह कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है, वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ए आत्मजेय, बी अग्निलिख, सी भूमि पूजा और डी रश्मिरथी। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो राम कथा पर आधारित काव्य जो है वो है अग्निलिख। ऑप्शन बी सही है 20 का। अग्निलिख, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता, इसकी काव्यकार कौन है? वह है भारत भूषण अग्रवाल। इसकी विषय वस्तु क्या है? राम काव्य। अग्निलिख की विषय वस्तु क्या है? राम काव्य है। आत्मजयी की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1965। इसके काव्यकार कौन है? वो है कुंवर नारायण। ये प्रबंध काव्य है। भूमिजा की अगर बात करें तो इसके जो काव्यकार है वो है नागार्जुन। और रश्मिरथी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1952, जिसके काव्यकार है रामधारी सिंह दिनकर। यह खंड काव्य है। क्या है ये? खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी यशपाल, सी अमृतलाल नागर और डी भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 में कि सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की है। ऑप्शन सी से 21 का। देखिए अमृतलाल नागर की अगर अन्य उपन्यास की बात करें तो उनका पहला था महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मुहारे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदम नियमित सारणय 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 और पीढ़ियाँ 1990। यह अमृतलाल नागर की प्रमुख उपन्यास हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यशपाल की अगर बात करें तो यशपाल के उपन्यास दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोह 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता
1956, झूठा सच। देखिए झूठा सच जो है इसके दो पार्ट हैं, एक भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था और जो भाग 2 है वो 1960 में प्रकाशित हुआ था, 4 साल के बाद, नहीं 2 साल के बाद, सॉरी। 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। देखो पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों की बात करें तो चंद हसीनों के खतूत 1927। देखिए सभी के सभी उपन्यास जो है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने रखा है। 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जूहू 1963। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों की अगर बात करें तो पतन है 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वे फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963 और रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। तो ये थे मतलब कि उपन्यास। किसके किसके उपन्यास थे ये पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल और अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22 में कि वारेन हस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? वारेन हस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ए शिवमूर्ति, बी संजीव, सी उदय प्रकाश और डी सृंजय। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो वारेन हस्टिंग के सांड कहानी की रचना किसने किया? तो है उदय शंकर ने। ऑप्शन सी से ये 22 का। वारेन हस्टिंग का सांड उदय प्रकाश। यह कहानी है। केसर कस्तूरी ये शिवमूर्ति की ये कहानी संग्रह है। नंगा की अगर बात करें तो ये सृंजय का है, कहानी संग्रह है। और प्रेम मुक्ति की अगर बात करें तो ये संजीव का है, यह कहानी संग्रह है। देखो केसरी कस्तूरी की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1991 है। 1991 ठीक 1991 है। इसका 2001 है और इसका प्रेम मुक्ति की अगर बात करें तो 1991 है। 1991 ये दोनों 1991 है। अब ये जो है नंगा वो 2001 है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि हिंदी नाटक के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे और डी कारंत। हिंदी नाटक के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो किसने किया था? तो वो क्या था? गिरीश कर्नाड ने। ऑप्शन ए से ये थे इसका। लिखा भी है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंत आदि आधुनिक नाट्य निर्देशक हैं। ये क्या है? आधुनिक नाट्य निर्देशक हैं इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे एवं कारंत। क्वेश्चन नंबर 24 में एक मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ए भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, सी उदय शंकर भट्ट और डी अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो है यशपाल की। ऑप्शन भी सही है। अभी हमने पढ़ा है ना पहले, इसके मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों ने पढ़ा था ना 21 में उपन्यास। तो ये उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल की उपन्यास है। देखो यशपाल के उपन्यास की अगर बात करें, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958, पहला भाग 1958, दूसरा भाग 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968 और मेरी तेरी उसकी बात
1974। ये इनकी उपन्यास है यशपाल की। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि छायावाद के पतन किस लेखक की कृति है? ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी विजय देव नारायण साई और डी देवराज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवराज। छायावाद के पतन किस लेखक की कृति है? तो वह है देवराज की। आंसर डी है। देवराज की अगर आलोचनाएं की बात करें तो छायावाद का पतन 1948, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं हैं। विजय देव नारायण शाही की आलोचनाओं की अगर बात करें तो जायस 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987 और साहित्य क्यों 1988। शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाओं की अगर बात करें तो सामायिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारणी, यह है शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को रोज़ ऐसे 25 क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यह जो क्लास आपको 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच आपको मिल जाया करेगी। तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।